हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमने काफी क्रॉप्स पर चर्चा कर ली है और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे बरसीम और लेमन ग्रास के ऊपर। तो क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए क्लास के अंत तक जुड़े रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बरसीम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बरसीम का जो कॉमन नेम होता है वो बरसीमी होता है और इसका जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम, इसका बॉटनिकल नेम होता है। फैमिली जो इसकी होती है वो लेग्यूमिनेसी होती है या जिसे हम फेबेसी भी कह सकते हैं। और इसी के साथ जो उपकुल होता है वो पेपिलियनेसी इसका उपकुल होता है। जीनस जो होता है वो ट्राइफोलियम होता है और प्रजाति जो इसकी होती है वो एलेक्जेंड्रिनम इसकी प्रजाति होती है। क्रोमोसोम नंबर इसमें होते हैं 2n बराबर 16 यानी 16। और परागण प्रकार यदि आपसे पूछा जाए तो ये एक मुख्यतः परपरागित यानी कि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती है। उत्पत्ति स्थान जो होता है इसका मिस्र मिस्र को माना जाता है और इसमें क्रूड प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो 20% इसमें क्रूड प्रोटीन पाई जाती है। अंकुरण की यदि हम बात करें तो इसमें अंकुरण जो होता है वो हाइपोजील प्रकार का होता है और इसकी जो जड़ें होती है उसमें सेपोनिन नामक एक रसायन पाया जाता है और इसकी जो पत्तियां होती है उसमें ट्राइकोन्टेनल नामक रसायन पाया जाता है। और इसको चारे वाली फसलों का राजा भी कहा जाता है। तो ये आपको मुख्यतः कुछ सामान्य बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। उत्पत्ति स्थान की बात होगी कि मिस्र को इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। भारत में इसे लगभग 1904 में लाया गया था और ये रबी मौसम की सबसे महत्वपूर्ण और चारे वाली फसलों में भी सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? बरसीम, इसलिए इसको चारे वाली फसलों का राजा भी कहा जाता है। भौगोलिक वितरण की यदि हम बात करें तो भारत के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी राज्यों में इसकी अधिक खेती की जाती है, जिनमें आते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश प्रमुख उत्पादक राज्य हैं इसके। तो इन राज्यों में इसकी मुख्यतः खेती की जाती है। सिंचित क्षेत्रों में इसकी खेती जो होती है वो सफलता पूर्वक की जाती है, यानी कि जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था होती है वो केवल वर्षा आधारित क्षेत्र नहीं होना चाहिए, वहां पे सिंचाई की अच्छी खासी व्यवस्था होती है, वहां पे इसकी खेती जो होती है वो अच्छी की जाती है। आर्थिक महत्व या इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस की बात करें तो इसको चारे वाली फसलों का राजा कहा जाता है। इसमें जो प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो 18 से 22 या 20% जो आप कह सकते हैं, यानी एवरेज यहाँ पे 18 से 22% जो होते हैं प्रोटीन इसमें पाई जाती है। ये अत्यंत स्वादिष्ट और पौष्टिक हरा चारा होता है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने यानी कि जो दुधारू पशु जो होते हैं, दूध देने वाले जो पशु होते हैं, उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी होता है। पशुओं की वृद्धि और स्वास्थ्य सुधारता है ये भूमि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को भी बढ़ाता है। ये यानी कि जो भूमि की जो फर्टिलिटी होती है, मृदा की जो फर्टिलिटी होती है, उसको भी ये इम्प्रूव करता है। इसको हरे चारे के रूप में, सूखे चारे या साइलेज के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। भूमि एवं जलवायु की बात करें तो दोमट से चिकनी दोमट मिट्टी जो होती है वो इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, यानी कि यहाँ पे जो इसकी मिट्टी है वो चिकनी दोमट मिट्टी भी इसके लिए अच्छी होती है। भूमि उपजाऊ और अच्छी जल धारण क्षमता वाली होनी चाहिए, यानी कि जो इसके लिए जो मिट्टी होती है वो एक तो उपजाऊ होनी चाहिए और इसकी जो जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए कि उन अन्य फसलों की बजाय। पीएच जो होता है वो 6.5 से 8.0 तक उपयुक्त रहता है। जल भराव वाली भूमि जो होती है, यानी कि इसमें भी जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जलवायु जो होती है वो शीत ऋतु यानी कि ठंडी जलवायु के लिए ये आवश्यक होती है। इसके लिए बरसीम के लिए टेम्परेचर जो अंकुरण के समय होना चाहिए वो होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस और वृद्धि के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होता है 15 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। अत्यधिक गर्मी और पाला दोनों ही हानिकारक होते हैं, यानी कि इसके लिए ना तो ज्यादा गर्मी होनी चाहिए ना ज्यादा सर्दी होनी चाहिए, एवरेज दोनों के बीच का, यानी कि 20 से 25 डिग्री या 20 से जो 30 डिग्री के बीच में इसका टेम्परेचर होना चाहिए। प्रमुख किस्मों की बात करें जिसमें मिसकावी होगी, वरदान होगी, पूसा जॉइंट होगी, BL10 होगी, JP जो 1 होगी, UPB 110 होगी, वर्धमान होगी, ये सब इसकी वेरायटी है जो आपको मुख्यतः याद होनी चाहिए। लगभग आपको 5 वेरायटी इसकी याद होनी चाहिए। भूमि की तैयारी यानी कि कृषि क्रियाओं की बात करें तो सबसे पहला आता है भूमि की तैयारी। तो 2 से 3 बार जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लेना है। अंतिम जुताई के बाद आपको पाटा लगाकर भूमि को समतल कर लेना है।
खेत का समतल हो जाने पर क्या करना है आपको, इसमें खाद वगैरह जो होते हैं जैसे कि गोबर का हो गया खाद, जो 10 से 15 टन जो खाद इसमें मिलाया जाता है, इसको खरपतवार मुक्त कर लेना चाहिए। तो इस तरह से इसकी खेत की तैयारी की जाती है। बाद में आता है बुआई का समय, यानी सोइंग टाइम की यदि हम बात करें तो जो अक्टूबर का प्रथम जो पखवाड़ा होता है, यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच का जो समय होता है, उसमें इसकी खेती की जाती है। कहाँ? उत्तरी भारत में। और बुआई सितंबर के अंत से नवंबर तक की जा सकती है, यानी कि जो सितंबर का जो अंत होता है, यानी कि लगभग 25 सितंबर से के बाद और जो नवंबर होता है, वहां तक इसकी सिंचाई की जाती है। और या सॉरी, सिंचाई के बुआई कर सकते हैं। बीज दर जो होती है वो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए, यानी शुद्ध फसल के लिए यहाँ पे क्या कहा गया है, 25 से 30। और ओटस या सरसों मिश्रित बोने पर 20 से 25 किलोग्राम भी होनी चाहिए, यानी कि इसमें क्या है कि ओटस का मतलब जेई और जो ये बरसीम होता है, इसको साथ मिलाकर भी इसकी खेती की जाती है, यानी मिश्रित चारे उत्पादन के लिए इन दोनों को मिलाकर किया जाता है। तो उस समय इसकी जो बीज दर होती है वो 20 से 25 डिग्री सॉरी 20 से 25 किलोग्राम रखी जाती है। और यदि शुद्ध फसल के लिए करनी है तो 25 से 30 किलोग्राम रखी जाती है। सीड ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें तो राइजोबियम कल्चर का उपयोग कर सकते हैं, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाता है। बुआई विधि की बात करें तो सीड ड्रिल का भी उपयोग कर सकते हैं या छिटकाव विधि का भी इसमें उपयोग कर सकते हैं। बीज को उतले पानी में भी बिखेरा जाता है। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट जो होता है वो 10 से 15 टन गोबर की खाद डाली जाती है। नाइट्रोजन जो होता है वो 20 से 25 किलोग्राम डाला जाता है। फास्फोरस जो होता है वो 60 से 80 किलोग्राम इसमें फास्फोरस डाला जाता है। पूरी मात्रा जो होती है बुआई के समय ही दे दी जाती है। इरिगेशन मैनेजमेंट जो होता है, पहली सिंचाई जो होती है बुआई के तुरंत बाद करनी होती है। दूसरी सिंचाई 7 से 10 दिन बाद करनी होती है। और बाद में, यानी कि पहली सिंचाई तो बुआई के समय ही कर दी जाती है। उसके बाद जो पहली सिंचाई यानी दूसरी सिंचाई जो होती है वो 7 से 10 दिन के बाद की जाती है। फिर आपके इसमें जो निरंतर सिंचाई जो होती है वो 12 से 15 दिन के अंतराल में रेगुलर सिंचाई इसमें की जाती है। पूरी फसल अवधि में लगभग 15 से 20 सिंचाइयां आवश्यक होती है। वीड मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें जो मुख्यतः जो खरपतवार होते हैं, जैसे बथुआ हो गया, हिरनखरी हो गया, मोथा हो गया, इसके साथ ही जो कासनी होती है, ये सब इसके मुख्य खरपतवार होते हैं। इनके लिए समय पर निराई गुड़ाई का उपयोग करना चाहिए या खरपतवार नाशियों का उपयोग करना चाहिए। पहली कटाई के बाद खरपतवार स्वतः ही कम हो जाते हैं, इन्हें पहली निराई गुड़ाई करनी चाहिए। और पहली कटाई के बाद क्या है कि ये कम हो जाते हैं, और इसमें खरपतवार नाशियों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कीट और रोगों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें कीट जो होते हैं वो एफिड हो गया, कटवर्म हो गया, आर्मीवर्म हो गया, ये सब इसके कीट होते हैं मुख्यतः। और रोगों की बात करें तो इसमें स्टेम रोट होता है, रूट रोट होता है और डाउनी मिल्ड्यू, यानी स्टेम रोट जो होता है वो तने को प्रभावित करता है, रूट रोट जो होता है वो जड़ को प्रभावित करता है, और डाउनी मिल्ड्यू जो होता है वो पत्तियों को प्रभावित करता है। रोग मुक्त बीज का उपयोग करना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए। और इसकी जो कटाई होती है, पहली कटाई जो इसकी होती है वो 1.5 महीने से लेकर 2 महीने तक जब फसल हो जाए, यानी 50 से 60 दिन के बाद इसकी पहली कटाई की जाती है। उसके बाद जो कटाइयां की जाती है वो 25 से 30 दिन के अंतराल, यानी कि 1 महीने के अंतराल में बाद में इसकी कटाई की जाती है। कुल लगभग इसमें 5 से 7 कटाइयां प्राप्त की जाती है। उपज की यदि हम बात करें तो हरे चारे की उपज जो होती है 800 से 1200 क्विंटल प्राप्त होती है। और बीज की बात करें तो 4 से 6 क्विंटल इसमें उपज प्राप्त होती है, किसकी? बीज की। और चारे की कितनी होती है? 800 से 1200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। तो ये हमारी जो फसल थी पश्चिम, ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद आता है लेमन ग्रास, या जिसे हम नींबू घास भी कहते हैं, इसकी हम बात करते हैं। इसका वानस्पतिक वर्गीकरण की बात करते हैं तो इसकी जो फैमिली होती है वो पोएसी होती है। क्रोमोसोम नंबर इसमें होते हैं 2n बराबर 20। ओरिजिन इसका होता है इंडिया या श्रीलंका, इसका ओरिजिन स्थल होता है। कॉमन नाम जो होता है इसे लेमन ग्रास भी कहते हैं या इसे नींबू घास भी हम इसको कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सुगंधित घास होता है। और इसके साथ ही इसका उत्पत्ति स्थान हो गया, उत्पत्ति भारत या उष्णकटिबंधीय एशिया में मानी जाती है, श्रीलंका में मानी जाती है। इसकी खेती मुख्य रूप से सुगंधित तेल के लिए की जाती है। और भौगोलिक वितरण की बात करें तो इसकी जो खेती होती है केरल हो गया, कर्नाटक, असम और उत्तर प्रदेश जो होते हैं, यहाँ पे इसकी खेती की जाती है। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में इसकी खेती की जाती है। और उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए ये उपयुक्त होती है, यानी कि इसके लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए? उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस की यदि हम बात करें तो लेमन ग्रास से तेल में सिट्रोल नामक तत्व पाया जाता है। इसका उपयोग जो होता है
वो इत्र या कॉस्मेटिक उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जो लेमन ग्रास जो होती है उससे तेल प्राप्त किया जाता है, सुगंधित तेल होता है। और उस सुगंधित तेल में क्या होता है कि सिट्रोल नामक रसायन होता है, जिसका उपयोग हम इत्र बनाने में भी करते हैं, और जो कॉस्मेटिक जो उद्योग होते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा साबुन हो गया और औषधि उद्योग जो होते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। चाय स्वास्थ्य के लिए, यानी कि लेमन ग्रास जो होती है कि चाय स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, इसकी चाय भी बनाई जाती है। इसमें जीवाणुरोधी और फफूंदरोधी गुण भी पाए जाते हैं। ये किसानों के लिए अच्छा आर्थिक लाभ भी देती है। तो ये इसका हो गया इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। फिर हम बात करते हैं सोइल और क्लाइमेट रिक्वायरमेंट की। तो इसके लिए बलुई जो दोमट मिट्टी होती है वो उपयुक्त मानी जाइए। उसमें भी अच्छी जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। पीएच जो होता है वो 5.0 से 7.5 तक होना चाहिए। जल भराव वाली भूमि उपयुक्त नहीं होती है। कार्बनिक पदार्थों वाली मिट्टी जो होती है वो इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। टेम्परेचर या बात करें या क्लाइमेट की बात करें तो गर्म और आर्द्र जलवायु जो होती है वो अच्छी मानी जाती है। टेम्परेचर 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और जो वर्षा होती है वो 100 से 250 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। और जितनी अच्छी धूप होगी उतना ही अच्छा तेल की मात्रा जो होती है वो इसमें बढ़ती है। यानी यदि धूप अच्छी होती है तो तेल की मात्रा में भी बढ़ोतरी होती है। ये यहाँ पे इसकी कुछ वेराइटियां दी गई है, प्रगति होगी, ब्राह्मण होगी, कावेरी होगी, कृष्णा हो गई, सुगंधी हो गई। यानी कि ये इसकी वेराइटी है, जो आपको लगभग 5 वेराइटियां यहाँ पे दी गई है, जो पांचों की पांचों आपको याद होनी चाहिए। प्रगति वेराइटी जो होती है वो अधिक तेल उत्पादन देती है, यानी कि जो प्रगति होती है वो इससे अधिक तेल उत्पादन हमें प्राप्त होता है। कल्चरल प्रैक्टिस की यदि हम बात करें, जिसमें सबसे पहला आता है खेत की तैयारी। तो सामान्यतः आपको सभी में सेम प्रोसेस रहता है। 2 से 3 बार गहरी जुताई करनी चाहिए। मिट्टी को भुरभुरी और खरपतवार रहित बनाना चाहिए। अंतिम जुताई के समय गोबर की खाद इसमें डालनी चाहिए। प्रवर्धन जो इसमें होता है वो प्रवर्धन स्लिप द्वारा किया जाता है। और स्वस्थ और रोग मुक्त स्लिप का चयन करना चाहिए, यानी कि इसमें जो रोग मुक्त का मतलब होता है हेल्थी, और जो डिजीज फ्री जो होती है, यानी कि जिसमें किसी प्रकार का रोग ना हो और किसी प्रकार का इसमें वायरस या जो फफूंद वगैरह जो होते हैं वो ना हो। सीड रेट जो होते हैं वो 40,000 से 50,000 शिल्प का उपयोग किया जाता है, यानी कि प्रति हेक्टेयर में लगभग 40 से 50,000 शिल्प इसके लिए आवश्यक होती है। और टाइम ऑफ प्लांटिंग, यानी रोपण का समय जो होता है वो जून जुलाई के दौरान, या जो सिंचित दशा में क्या होता है, यानी कि सिंचित एरिया है तो वहां पे फरवरी मार्च में भी इसकी प्लांटिंग की जाती है। स्पेसिंग की बात करें तो पंक्ति से पंक्ति यानी रो से रो की दूरी 45 सेंटीमीटर और प्लांट से प्लांट की दूरी 30 सेंटीमीटर इसमें रखी जाती है। खाद और उर्वरक प्रबंधन जो होता है वो 10 से 15 टन इसमें गोबर की खाद डाली जाती है। नाइट्रोजन जो इसमें होता है वो 150 किलोग्राम। फॉस्फोरस जो होता है वो 60 किलोग्राम डाला जाता है। और 60 किलोग्राम इसमें पोटेशियम जो होता है वो प्रति हेक्टेयर इसमें डाला जाता है। नाइट्रोजन को प्रत्येक कटाई के बाद विभाजित मात्रा में देना चाहिए, यानी कि जो 150 किलोग्राम जो नाइट्रोजन इसमें देते हैं वो ऐसा नहीं है कि एक साथ ही दे दे। उसको जैसे हम कटाई करते हैं तो उसके तुरंत बाद इसमें इस तरह से कितनी कटाई आप कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको नाइट्रोजन को विभाजित कर लेना है। और उसी हिसाब से आपको विभाजित करके इसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो दी जाती है। इरिगेशन मैनेजमेंट की बात करें तो रोपण के तुरंत बाद पहली सिंचाई करते हैं, फिर 10 से 15 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए। खेत में अधिक पानी जमा नहीं होना चाहिए। जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जल भराव नहीं होना चाहिए। वीड मैनेजमेंट की बात करें तो निराई गुड़ाई करनी चाहिए। बुआई के समय भी आपको खरपतवार नियंत्रण कर लेना चाहिए। जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो तब आपको कर लेना चाहिए। 2 से 3 निराई करने के बाद खरपतवार नियंत्रण अच्छा रहता है। मल्चिंग से भी खरपतवार नियंत्रण में सहायता मिलती है। और इसके साथ ही जो पेस्ट मैनेजमेंट में बात करें तो इसके जो मुख्य कीट होते हैं जैसे कि तना छेदक हो गया, जो इसके तने में छेद कर देते हैं। पत्ती खाने वाली जो इल्ली होती है जो पत्तियों को खाती है मुख्यतः, इसके नियंत्रण के लिए आपके कीटनाशकों का छिड़काव कर सकते हैं। और खेत में साफ सफाई रखनी चाहिए। और इसमें फसल चक्र भी आप अपना सकते हैं, मल्चिंग का उपयोग भी आप इसमें कर सकते हैं। इसके बाद आता है डिजीज मैनेजमेंट, जिसमें पत्ती झुलसा रोग और रतुआ रोग इसमें मुख्यतः रोग लगते हैं। रोग मुक्त शिल्प का उपयोग करना चाहिए। और आवश्यकता पड़ने पर जो फफूंदनाशी होती है उसका भी छिड़काव करना इसमें उपयोगी रहता है। पहली कटाई जो होती है रोपण की 4 से 5 महीने बाद की जाती है। फूल आने की अवस्था में कटाई करनी होती है। और एक वर्ष में लगभग 3 से 4 कटाइयां प्राप्त की जाती है। इनकी पहली जो कटाई होती है वो 4 से 5 महीने के बाद की जाती है। और लगभग एक साल में, एक वर्ष में 3 से 4 कटाइयां इसमें की जाती है।
उपज की बात करें तो हरी उपज जो होती है वो 250 से 350 क्विंटल प्राप्त होती है। तेल जो होता है वो 80 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तेल प्राप्त होता है। और बात करें यदि हम तेल निष्कर्षण की, यानी कि जो तेल आपको पूछा जाए कि जो लेमन ग्रास होता है उसमें तेल किस विधि से अलग किया जाता है, तो वो होती है भाप आसवन विधि से तेल निकाला जाता है। ताजी पत्तियों से अच्छी गुणवत्ता का तेल प्राप्त होता है। तो ये हमारी तो दूसरी क्रॉप थी लेमन ग्रास, ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। दोनों ही फसलें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बरसीम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बरसीम से जो क्वेश्चन होता है वो हर साल पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। इसलिए क्लास के साथ ही आपको नोट्स बना लेने हैं, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।